तो नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, अगर आपने प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा है तो पहले इसको छोटे छोटे भागों में हमने 5 भागों में प्रकाश का परावर्तन को अपलोड किया। आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें, तो फिर प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ने में आसानी होगी। आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन खत्म करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। क्या होता है अपवर्तन? अपवर्तन का अर्थ क्या हुआ? अपने रास्ते को बदल देना। जैसे ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई आदमी है जो एक सड़क पर चल रहा है जमीन पर, उस समय उसकी गति जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई आदमी है जो सड़क पे चल रहा है। अब उसके सामने सड़क पे पानी आया। अब वो चलने के लिए कहाँ चला गया? अभी उसको पानी में उतरना पड़ा। तो चलिए, अब वो पानी में उतरता है। अब बताइए कि उसकी जो गति होगी वो पहले से बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि वो गति जो है घट जाएगी। जैसे कभी पानी हेलने का मौका मिला होगा, है ना, तो देखते होइएगा कि जिस तरह जमीन पे हम आराम से चल पाते हैं उतनी आसानी से हम पानी में नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि जब हम जमीन पे चल रहे होते हैं तो हमको सामने से कौन रोकता है? हवा। सामने से हमारी गति को रोकता कौन है? हवा रोकता है। और जब हम पानी में होते हैं तो हमारी गति को कौन रोकता है? पानी रोकता है। अब पानी जो है घना है, सघन है। एक बाल्टी पानी दे देगा, एक बाल्टी हवा दे देगा, भारी कौन होगा? पानी होगा। तो पानी के कणों की संख्या अधिक होगी, है ना, तो इसका घनत्व तो ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा? धक्का ज्यादा लगाएगा। तो इससे क्या हो जाती है? इसकी गति कम हो जाएगी। यानी कि ये मान लेते हैं कि अब 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, पानी में उतरने पर इसकी रफ्तार हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब ये वापस जमीन पे आया, पानी से निकल के जब वापस आया, तो फिर से इसकी रफ्तार हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। यही होता है ना, फिर हम अपनी गति से चलने लगते हैं। बस यही चीज होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति की दिशा बदल जाती है। अब गति की दिशा क्यों बदल जाती है समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका चाल बदल जाता है। कैसे? ध्यान दीजिए। अब जैसे कि मान लेते हैं प्रकाश की किरण है, इधर से आ रही है। ये जो है एक माध्यम को सेपरेट कर रहा है कि इसके ऊपर जो है हवा है और इसके नीचे जो है पानी है ना। अब हवा से प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश कर रही है, तो हवा जो है, हवा से ज्यादा सघन हो जाएगा पानी, है ना। हवा से सघन होगा ना पानी। तो पानी जब सघन होगा तो ये क्या करेगा? इसके गति में कमी लाएगा। प्रकाश की किरण जब हवा से पानी में जाएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब इसका स्पीड कम हो जाएगा तो अगर सामने हवा ही होती तो ये सीधा निकल जाता, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं, तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो अगर सामने हवा ही होता तब तो ये सीधी रेखा में चली जाती। लेकिन सामने हवा तो अब है नहीं, सामने आ कौन गया? पानी। अब जब पानी आ गया बच्चों, तो सिंपल है कि इसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। और आप देखिए कि किसी भी चीज का स्पीड, आप गेंद फेंकते हो, उसका स्पीड कम हो जाता है तो किधर आता है? नीचे। ऊपर कब तक जाते रहता है? जब तक उसका स्पीड बढ़ते रहता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसकी गति क्या हो रही है? कम हो रही है। तब कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? नीचे झुक जाएगा। ये जो है ना, यहाँ से टेढ़ा हो गया, ये अपना रास्ता क्या कर दिया? बदल दिया, नीचे झुक गया, रास्ता बदल दिया। इस घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने गति की दिशा बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब जैसे ये हो गया आपतित किरण, ये हमने पढ़ रखा। आपतित किरण आने वाली किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में, है ना। ये हो गया कौन सा? वहां था परावर्तित किरण। अब हम यहाँ परावर्तन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं अपवर्तन। तो ये कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण, है ना। ये हो गया अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे।
और ये हो गया आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण आपतित किरण, और अपना रास्ता बदल कर चलने वाली दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित किरण। अच्छा, इस बिंदु पर डाला गया लंब दो माध्यमों को, जैसे वहां भी तो लंब डालते थे ना, तो ये इस बिंदु पर डाला गया लंब, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहेंगे इसको, अभिलंब, ठीक है ना, दो माध्यमों को अलग करने वाला, तो अभिलंब हो गया, इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। अब अगर आपने परावर्तन को नहीं पढ़ा है तो परावर्तन को पहले पढ़ लीजिए, फिर ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत हल्का है। तो यहाँ ये अभिलंब कहते हैं इसको। अब देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है तो उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और एक चीज और अब देखिए, तो हमने यहाँ क्या किया, हवा से पानी में ले गए। तो हवा कौन सा माध्यम है, विरल, विरल मतलब छेहर ना, मतलब रेयर। और पानी जो हो गया ये कौन सा हो गया, सघन। इसकी अपेक्षा, हवा की अपेक्षा ये सघन हो गया, है ना। अब उसी में रहता कि यहाँ पानी और कांच, तो कांच सघन हो जाता, कांच भारी हो जाएगा ना, शीशा पानी से ज्यादा भारी होगा शीशा। तो उसी तरह से यहाँ एक के अपेक्षा दूसरा, तो ये हवा जो है पानी की अपेक्षा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो विरल हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो इसीलिए तो इसका स्पीड कम गया है, स्पीड कम गया है तो नीचे झुक गया है। अब कहिएगा अच्छा अगर उल्टा हो जाए तो, हाँ तो देखते हैं, अभी उल्टा कर लेते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, कांच है, और नीचे क्या है, हवा है। अब प्रकाश जो है कांच से हवा में आ रही है, तो कांच में चली। अब सामने, अगर सामने कांच ही होता तब तो ये सीधे निकल जाती अपना, क्या प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन यहाँ सामने हवा आ गई, तो हवा जैसी आ गई तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपना रास्ता बदलेगी। तो कांच से हवा में आ रही तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब स्पीड बढ़ेगा तो सिंपल है कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। यहाँ स्पीड घट गया था तो अपने रास्ते से क्या हो गई थी, नीचे आ गई थी, और यहाँ स्पीड बढ़ गया है तो अपने मूल रास्ते से क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। देखिए अभी भी ये सीधा ही जा रहा है, लेकिन क्या हो गया है, ये ऊपर उठ गया है ना। तो ऊपर उठ गया। अब यहाँ पे फिर आप अभिलंब डाल दीजिए, फिर वही चीज हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब हो गया। ये हो गया आपतन कोण, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक अपवर्तन कोण, ठीक है ना। अब दोनों में अंतर को समझिए, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, है ना, हल्का से भारी में आती है तो क्या होता है, नीचे झुक जाती है अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है ना इसका, तो ये किधर आ गया, इसके तरफ आया, नीचे इसके तरफ। और यहाँ क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर, ये अभिलंब है। तो जब सघन से विरल में आया, कांच क्या हो गया, सघन, और हवा क्या हो गई, विरल। तो सघन से विरल में आया तो क्या आ जाएगा, दूर, दूर भाग गया, ठीक है ना। चलिए अब हमको समझना है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिस तरह परावर्तन के दो नियम उसी तरह अपवर्तन के दो नियम। चलिए तो फिर इसको एक फिगर बनाकर हम लोग समझ लेते हैं। जिस तरह परावर्तन का नियम है उसी तरह अपवर्तन का नियम है। पहला नियम तो खैर बिल्कुल उसी तरह है, दूसरे में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में बहुत पूछता भी है। तो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम, ठीक है ना। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, अभी हमने पढ़ा इस तरह से, ये कोई दो माध्यम को अलग करने वाला एक सेपरेटर हो गया। अब यहाँ जो है, यहाँ हो गया। अभी चलिए यहाँ क्या कर ले, कांच ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कांच कर लेते, शीशा। ऊपर में कर लिया हमने हवा, ठीक है बच्चों। तो हवा से कांच में, तो प्रकाश को हम लेके चले हवा से कांच में, तो ये सीधा न जाके अभी क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, झुक जाएगा ना, इसका स्पीड कम जाएगा, तो कम जाएगा तो झुक जाएगा। अब चलिए, और पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, तो अभिलंब की ओर। जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम, ठीक है ना। वहां क्या था,
आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो यहाँ तो परावर्तित किरण है ही नहीं, यहाँ तो अपवर्तन हो रहा है ना, तो हम अपवर्तित किरण बोलेंगे। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन की जगह परावर्तन मत लिख दीजिएगा, या परावर्तन की जगह अपवर्तन मत लिख दीजिएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान से समझना है, ध्यान से। अभी तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम, यहां देखिए, आई और आर का मान क्या ये बराबर होगा? क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं सीधी नहीं है ना। तो यहाँ आई और आर का मान बराबर नहीं होगा। यहाँ दूसरा, जैसे परावर्तन में था ना, परावर्तन में क्या लिख देते थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है ना, तो ये लिखते थे। लेकिन यहाँ ये बात नहीं लिखेंगे, है ना। तो दूसरे नियम को हम कहते हैं, ये यहाँ नहीं होगा, और यहाँ जो नियम है उसको कहते हैं स्नेल का नियम। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, कभी क्या कई बार पूछ चुका है, स्नेल का नियम। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहता है स्नेल का नियम? कि प्रकाश के निश्चित रंगों के लिए, है ना, निश्चित रंग के लिए, जैसे हरे रंग के प्रकाश के ऊपर अगर ये प्रयोग हो रहा है तो केवल हरे रंग के लिए, लाल के ऊपर हो रहा है तो केवल लाल के लिए। तो प्रकाश के निश्चित रंग के लिए निश्चित माध्यमों में साइन आई, साइन कॉस टैन, त्रिकोणमिति वाला, साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये है स्नेल का नियम, और ये अपवर्तन का दूसरा नियम। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई और साइन आर का मान जो है उसका अनुपात जो है नियतांक होता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है बच्चों? तो कंडीशन ये है कि ये जो प्रकाश का रंग और माध्यम नहीं बदलना चाहिए, यानी कि आपका स्थान बदल जाए, ऊंचाई बदल जाए, तापमान बदल जाए, इस सब से इस अनुपात पर असर नहीं पड़ेगा। यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो डिपेंड किस पर करेगा? तो वो डिपेंड मतलब वो किस पर निर्भर करेगा? तो दो बातों पर, प्रकाश का रंग और दूसरा माध्यम, है ना। तो इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया अपवर्तन के नियम लिखें, तब तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। और कभी कभी क्या करेगा, आपसे पूछ देगा स्नेल का नियम लिखें, तो केवल आपको स्नेल का नियम लिखना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अपवर्तनांक पर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आपने कई बार अगर क्वेश्चन देखा होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि हीरे का अपवर्तनांक 3.42 है ना, ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन। हीरे का 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो चलिए अभी हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, अपवर्तनांक। अपवर्तन नहीं, अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी ध्यान देते हैं क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ नहीं, प्रकाश की चालों का अनुपात है। जब अपवर्तन होगा तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तब ना उसका स्पीड बदलेगा, तो अपवर्तन होगा, मुड़ेगा। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं हम लोग कि यहां जो है इधर हवा है, हवा या दूसरा कुछ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से। पानी है और इधर कांच है, ठीक है ना, पानी और कांच। अब प्रकाश की किरण पानी से चल के आएगी कांच में, तो जब पानी से कांच में आएगी तो सिंपल है कि ये अपना रास्ता क्या करेगी, बदल देगी और नीचे की ओर झुक जाएगी। ये तो हमने पढ़ ही लिया है। तो नीचे की ओर झुक जाएगी, क्यों झुक जाएगी? क्योंकि इसका स्पीड कम हो जाएगा। अब अपवर्तनांक क्या होता है सो देखिए, तो पानी में प्रकाश का कुछ न कुछ चाल रहा होगा ना, और कांच में भी प्रकाश का कुछ न कुछ चाल होगा, दोनों अलग होगा। तो अब देखिए अपवर्तनांक क्या लिखते हैं, यहां ध्यान दीजिए। पानी की अपेक्षा, देखिए ध्यान दीजिएगा, पानी की अपेक्षा या पानी के सापेक्ष, है ना, पानी के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो क्या लिखा जाएगा, तो देखिए हमने आपसे क्या कहा कि अपवर्तनांक क्या है, तो रेशियो है, अनुपात है। तो किसका अपवर्तनांक निकालना है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका, कांच का। तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है ना, उसमें चाल नीचे में रखेंगे। हमने क्या कहा, प्रकाश की चाल का अनुपात। तो यहां क्या लिखेंगे हम, कांच में प्रकाश की चाल, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है ना, उसका चाल कहां रखना है, नीचे। अब किसकी तुलना में, तो पानी की तुलना में। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, पानी में प्रकाश की चाल। समझे क्या। अब कहिएगा अगर ये उल्टा होता तो उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा चलिए इसको संकेत में कैसे लिखते हैं। अपवर्तनांक को संकेत में न्यू या म्यू से लिखा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक बोलता है इस तरह से, न्यू, है ना। तो चलिए इसको मानते हैं माध्यम 1 और इसको मान लेते हैं माध्यम 2। तो यहां हमने किसका अपवर्तनांक निकाला है, माध्यम 2 का। तो यहां क्या लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की तुलना में। इसको यही सब पढ़ना है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 की तुलना में। तो कैसे, तो जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसका स्पीड कहां रखना है, नीचे। तो माना कि पानी में इसका स्पीड या माध्यम 1 में स्पीड क्या है, v1, और माध्यम 2 में स्पीड क्या है, v2 मान लिया। तो यहां क्या लिखा जाएगा, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको क्या करेंगे, v2 नीचे आ जाएगा। किसके तुलना में, पानी के तुलना में। तो पानी कहां चला जाएगा, ऊपर। अब इसी में हमको ऐसा बोल देता कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ठीक है ना, कांच के सापेक्ष पानी का, यानी कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, और किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। उल्टा कर दिया। तो यहां हम क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष, सापेक्ष मतलब रेस्पेक्ट। तो जिसको रेस्पेक्ट देते उसको कहां रखते हैं, ऊपर, है ना। तो अभी सिंपल है। तो यहां देखिए हमको निकालना किसका है, अब यहां इसको पढ़िए, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, v2, और नीचे में क्या हो जाएगा, v1। बात समझे कि नहीं समझे। यानी कि अगर पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे और पानी में प्रकाश की चाल ऊपर। और उसी में कहता कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष पानी का, है ना। तो पानी में प्रकाश की चाल नीचे और कांच में प्रकाश की चाल ऊपर, सिंपल। अच्छा एक और है टॉपिक जिसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में छोटा सा अंतर है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा या निर्वात की तुलना में निकाला जाए, यानी कि जो ऊपर में अंश है ना, अंश बटा हर, तो पहला माध्यम हमेशा या तो हवा हो नहीं तो निर्वात हो, तो उस अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। अपवर्तनांक को आप समझ गए, अभी हमको समझना है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो जैसे हमको बोल दिया कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। जैसे हमसे कह दिया कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3.42 है, तो हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल निकाल के बताना है कि क्या होगा हीरा में प्रकाश की चाल। तो चलिए ध्यान देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया, तो हमने क्या पढ़ा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, तो ऊपर में क्या होगा, हवा या निर्वात। तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में हवा या निर्वात
में चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल, बटा किसमें, किसका अपवर्तनांक है? हीरा का। तो जिसका निकालना वो कहाँ रहता है? नीचे। तो क्या हो जाएगा? हीरे में चाल, ठीक है, हीरा में प्रकाश की चाल। अब ध्यान दीजिए, तो हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको क्या दिया है? 2.42, सॉरी 2.42 है ना, हाँ 2.42। तो 2.42 बराबर हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हीरा में चाल हमको निकालना है, तो बटा हीरा में चाल, है ना, बटा हीरा में चाल। अब सिंपल है, आप निकाल दीजिए इसको। हीरे में चाल बराबर, इधर ही बटा में उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा? गुना में। तो इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? बराबर 3 × 10⁸ बटा 2.42। अब 3 में 2.42 से भाग दे दीजिए, तो लगभग क्या आ जाएगा भाई, है ना। चलिए ऐसा करते हैं, इसको 300 बना देते हैं, और 300 में 242 से भाग दे दिए तो हो गया 1 बार 242, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, कट गया 0.02 बार, चलिए 1.2। तो लगभग आ जाएगा 1.2 × 10⁻, इसका जब हम 300 लिए थे ना, तो इसका 8 जो था उसका 2 0 इसमें ले लिए थे। नहीं, क्यों लेंगे 2 0 भाई? 10⁻6 ही रह जाएगा ना। हाँ ठीक है, सही है। 10⁻, नहीं 8 हो जाएगा, 8 ही तो रहेगा, 8 मीटर पर सेकेंड। 300 कर लिए, इसका दशमलव हटा के इसको 0 दे दिए थे, और फिर यहाँ कर लिए। तो इतना हो गया हीरे में प्रकाश की चाल। परीक्षा में कभी कभी आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। परीक्षा में न्यूमेरिकल ज्यादातर तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक, अब हमने यहाँ लिखा है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और क्वेश्चन में आप देखिएगा तो आपको वहां मिलेगा अपवर्तनांक। तो देखिए, आजकल बोलचाल की भाषा में निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक 2 अलग चीज है। दोनों में से अंतर बस इतने का है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में जिस माध्यम से प्रकाश आ रही है ना, वो माध्यम हवा या निर्वात होना चाहिए। तो लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही अपवर्तनांक बोल दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको सीधा दे दे कि अपवर्तनांक इतना है और पहला माध्यम कौन सा है, कहाँ से आया है, वो नहीं क्लियर हो, तो आप एकदम कंसेप्ट में रख लीजिए कि पहला माध्यम हवा या निर्वात है ना। तो इस तरह से तो आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। अभी या तो बोलता कि हीरा में प्रकाश की चाल निकाल के बताएं, तो इस तरह से निकालते, और नहीं तो ये पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो हम क्या बोलेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से अभिप्राय है कि हवा में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। बस यही तो है अभिप्राय। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी कांच की सिल्ली से अपवर्तन, है ना, कांच की सिल्ली से अपवर्तन की कांच की सिल्ली, जैसे कि कांच की सिल्ली कहने का मतलब हो गया कि कोई इस तरह से कोई बोर्ड जैसा हो, कांच का सिल्ली जैसा हो, उस पर प्रकाश की किरण अगर आएगी और बाहर जब निकलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर चेंजिंग हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। कांच की सिल्ली से अपवर्तन हमारा अगला टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं कांच की सिल्ली से अपवर्तन। आप लोग न्यूमेरिकल जो है अपवर्तनांक पर बनाइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में लिखिएगा, हम जो है उसके लिए अलग से भी वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ऐसे तो हम लोग को समझना है कांच की सिल्ली से अपवर्तन। तो शुरू करते हैं कांच की सिल्ली से अपवर्तन। अब देखिए फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि फिगर बच्चा जो है एग्जाम में गलती कर देता है। ये क्वेश्चन जो है कांच की सिल्ली से अपवर्तन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से हम एक कांच की सिल्ली बना रहे हैं। चलिए कांच की सिल्ली, ये इसको मोटा कर देते हैं, है ना, ताकि ये इसका चौड़ाई भी समझ में आए, मोटाई भी समझ में आए, तभी तो, है ना। फिर अभी हम आपको फिगर समझाते हैं। बुक में इस तरह से नहीं दिया है, आप एक बार फिगर समझ जाइएगा तो फिर बुक वाला फिगर बिल्कुल आसान है, उसको भी आप बना सकते हैं।
इस तरह का एक सिल्ली या कांच की प्लेट, यानी सिल्ली बोल रहा है, सिल्ली जैसे इस तरह से एक मोटा सा, ऐसा करके मोटा सा है ना, मोटा सा कांच की सिल्ली है और इस सरफेस पर प्रकाश की किरण आ रही है ना, हवा से इस कांच में प्रवेश कर रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है और फिर ये कांच की सिल्ली के अंदर जाएगी और फिर यहां से बाहर निकलेगी। तो क्या अंतर आएगा उसके अंदर, वो फिगर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए प्रकाश की किरण आ गई यहाँ पे, इस बिंदु पर आए ना, वहां पर मोटाई पे। अब चूंकि सामने अगर कांच नहीं होता, हवा ही होती, तो ये क्या होता है, ये प्रकाश की किरण सीधी चली जाती, आ रही है हवा से, लेकिन यहां जा किस में रही है, कांच में। तो अब तो यहां कांच में प्रवेश कर रही है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगी भाई, ऊपर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, कैसे जाएगी, ये अभिलंब हमने डाला है। तो हम तो जानते हैं कि भाई विरल से सघन में आ रही है तो नीचे झुक जाएगी, तो सिंपल है, हमने इसको नीचे झुका दिया ना, अभिलंब की ओर पड़ चुके हैं। अब यहां पे प्रकाश की किरण रुकेगी तो नहीं, क्योंकि कांच से बाहर तो ये आएगी ही, कांच तो पारदर्शी है, यहाँ परावर्तन तो हो नहीं रहा, अपवर्तन हो रहा है, पारदर्शी माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी। तो अब यहाँ फिर जब बाहर आएगी तो कांच से हवा में आ रही है, तो इसका स्पीड प्रकाश का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब स्पीड बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। यहाँ क्या प्रकाश की किरण नीचे आ गई थी, अब यहाँ क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। तो देखिए ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ इस तरह से उठेगी, तो ये सीधी पहले जो इसका रास्ता है ना उसके समानांतर चली जाएगी, पहले वाले रास्ते के समानांतर। तो यहां फिर आप इसको अभिलंब भी डाल देते हैं, चलिए इसको अभिलंब डाल दिए। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, कांच की सिल्ली से अपवर्तन। एग्जाम में कभी कभी 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछता है। और ये जो बाहर किरण आ रही है इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ध्यान दीजिए, कांच की सिल्ली से जब अपवर्तन की क्रिया होती है तो यहाँ अपवर्तन की क्रिया 2 बार होती है, एक बार हवा से कांच में आने पर, यहाँ मुड़ गई ना, और फिर कांच से हवा में जाने पर। ये हो गया आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और इसको बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में आने वाली किरण जो है उसको निर्गत किरण बोलते हैं, इमर्जेंट रे है ना अंग्रेजी में। अच्छा, ये जो विस्थापित हो गया है ना, पहले इसका जो आपतित किरण की दिशा है, आपतित किरण की दिशा ये है और ये निर्गत किरण की दिशा है बाहर निकलने वाली। तो ये पहले वाले से क्या कर दी है, विस्थापन, विस्थापित हो गई है ना, अपने जगह से हट गई है, विस्थापित हो गई है। तो इस विस्थापन को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, या पार्श्विक विस्थापन। हाँ, पार्श्विक विस्थापन। तो आपसे पूछ देगा कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलिए कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में, बिल्कुल नहीं, हवा में, फिर से पहले माध्यम में, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा समानांतर हो जाती है। इसी विस्थापन को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये 5 मार्क्स में आपसे डायग्राम भी पूछता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में, और इस तरह से पूछ सकता है। तो चलिए फिर आगे हम लोग समझते हैं लेंस। ध्यान देते हैं, अब लेंस को हम लोगों को समझना है एक जिस तरह से, देखिए चलिए अब है ना, लेंस, लेंस ऐसे तो अंग्रेजी शब्द है, आप लोग बताइएगा कमेंट में लिख के कि लेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी उसका शुद्ध हिंदी क्या है, लेंस का शुद्ध हिंदी क्या होता है। चलिए फिर अभी तो मैं लेंस ही लिखूंगा, है ना, और अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछेंगे कि हाँ सर बताइए लेंस का हिंदी क्या होता है। अभी हम लेंस ही लिखेंगे। चलिए, तो लेंस क्या है, लेंस तो हम लोगों ने चश्मा देखा होगा, तो चश्मे बहुत सारे बच्चे आप में होंगे जो पढ़ाकू सब चश्मा यूज भी करते होंगे, है ना। तो अब उसमें देखिए उनका अभी जैसे होता क्या है कि चश्मे में आर पार देख सकते हैं, होता है ना, चश्मा क्या है, लेंस से बनता है ना, और उसमें आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी है। आईने में आर पार नहीं दिखता है, दर्पण में आर पार दिखता है क्या, अपारदर्शी है, यानी कि परावर्तन की क्रिया अपारदर्शी से होती है और अपवर्तन की क्रिया पारदर्शी माध्यम में होती है, ठीक है ना। तो लेंस किसे कहते हैं,
किसी खोखले गोले का वह भाग, है ना, खोखले गोले का, या वह पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी वस्तु, कोई भी आप लेंस घर पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगरबत्ती वाला पन्नी उन्नी देखते हो, एक छोटा अगरबत्ती है ना का पन्नी सब रहता है, उसमें पानी भर दीजिए, ऊपर से पकड़ लीजिए, नीचे से पकड़ लीजिए, चुड़की जैसा ऐसे पकड़ लीजिए, तो ऐसे करके फूल जाएगा, वो लेंस हो गया। अब उससे देखिए सब चीज को, आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। तो लेंस क्या है? वह पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक सतह गोलीय हो, एक तरफ से गोला हो। देखिए प्लेन शीशा में और लेंस में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से जो आप देखते हैं बहुत सारा शीशा, इस सब को देखते होइएगा, उसमें और जैसे प्लेन शीशा जिसको बोलते हैं ना, शीशा घड़ी में इस सब में जो शीशा लगा होता है, अभी तो पास में है नहीं यहाँ पे, चलिए शीशा में, और तो शीशा में क्या होता है, दोनों तरफ से प्लेन होगा, है ना। और लेंस में क्या होता है कि कम से कम एक तरफ से गोला होना चाहिए। लेंस भी शीशे से ही बना हुआ है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, आजकल प्लास्टिक का भी बनता है, हमने आपसे बताया, आप पानी भी डाल के बना सकते हैं। तो कोई भी हो, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए। वह पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक सतह गोलीय हो, एक तरफ से कम एक तरफ से गोला हो। अब एक तरफ से हो सकता है, एक तरफ से होगा तो उत्तल लेंस। अब अच्छा चलिए, बाहर की तरफ उठा हुआ भी हो सकता है गोला, और इस तरह से अंदर की ओर धंसा हुआ भी हो सकता है ना। एक कम से कम एक तरफ से गोलीय होगा तो या तो उठा हुआ होगा, नहीं तो धंसा हुआ होगा। तो उठा हुआ, उठा है तो उत्तल है, उठा रहेगा तो क्या होगा, उत्तल, और धंसा हुआ है तो अवतल। लेंस, दोनों लेंस है ना। तो इसको उत्तल लेंस अवतल लेंस कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि दोनों सतह उठा हुआ हो सकता है ना। अब आपके दिमाग में कम से कम एक सतह, लेकिन दोनों सतह अगर उठा होगा, इस तरह से दोनों तरफ से उठा हुआ होगा या दोनों तरफ से धंसा हुआ होगा, तो इसको द्विफोक्सी, इसके शब्द में द्विफोक्सी लग जाएगा, द्विफोकसी, द्विफोक्सी उत्तल लेंस या द्विफोक्सी अवतल लेंस। लेकिन हम बोल चाल में या अभी हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग बनाएंगे यही वाला लेंस, बनाएंगे द्विफोक्सी उत्तल या द्विफोक्सी अवतल, लेकिन हम लिखेंगे उत्तल और अवतल। द्विफोक्सी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जनरली बोलचाल की भाषा में द्विफोक्सी उत्तल लेंस को ही उत्तल लेंस कह देते हैं और द्विफोक्सी अवतल लेंस को ही अवतल लेंस कह देते हैं। यानी कि द्विफोक्सी वर्ड को हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। शॉर्टकट का जमाना है, देखिए रहे। तो चलिए फिर देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो उत्तल लेंस अवतल लेंस, तो पहले लेंस किसको कहते हैं समझ में आया, किसी पारदर्शी पदार्थ का बना वह माध्यम जिसमें कम से कम एक सतह गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। यदि बीच का भाग मोटा हो तो उत्तल लेंस और बीच का भाग पतला हो तो अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा आपने समझा। अब लेंस से संबंधित परिभाषाएं, अब ये जैसा हम लोग परावर्तन में पढ़े थे उसी तरह से एकदम फटाफट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी हमने क्या कहा, खोखले गोले से बनता है, तो इस तरह से खोखला गोला हो गया, तो दो गोला मिला तो इस तरह से बन गया, दो गोले के मिलने से। चलिए, तो ये जो हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, दो गोले के मिलने से बना, तो इस तरह से दो गोला हो गया, है ना। तो ये हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको काट के यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। तो दो गोले के मिलने से ही बना, देखिए ये हट गया, ये हट गया यहां से, तो बचा कौन सा, यही वाला पोर्शन बच गया ना, ये वाला। तो इसी को कहेंगे हम उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसे बनेगा, तो सिंपल है, अवतल लेंस इसी तरह से दो गोला हो गया, इसका बीच का ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया आपका अवतल लेंस, ठीक है ना। अब इसको बाकी का जो हिस्सा होगा ये इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको हटा दिया तो यही बीच में खोखले गोले का पार्ट है। जिस तरह वहां दर्पण बनता है उसी तरह यहाँ क्या बनता है, लेंस। देखिए ये इस तरह से है ना, ये हट गया, ये हट गया, ये वाला ये हट गया, तो ये बच गया ना, ये वाला, ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए लेंस से संबंधित परिभाषाएं, तो जिस तरह दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, उसी तरह लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं।
ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उसके बाद चूंकि लेंस गोला से बना है तो लेंस जिस गोले से बनता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसमें दो गो गोला है तो दो गो वक्रता केंद्र होगा, इधर C1 उधर C2 है ना, इधर C1 हो गया इधर C2 हो गया है ना। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं समझ में आया कि लेंस जिन खोखले गोलों से बना होता है उन गोले के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा तो मुख्य अक्ष, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। इस तरह से मिलाने वाली जो रेखा हो गई इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष। बात समझ नहीं। अब देखिए, अब इसके ऊपर समानांतर प्रकाश किरण अगर आएगी है ना, समानांतर प्रकाश किरणें अगर इस तरह से आ रही है, लेंस के ऊपर समानांतर प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो जैसे हमने वहां पढ़ रखा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका काम है प्रकाश किरण को जमा कर देना, ठीक है ना। तो ये अभिसारी प्रकाश, तो ये क्या करेगी, O और C के बीच में इस जगह से है ना उसको निकाल देगी। ये अभी इधर से प्रकाश किरण जाएगी तो ये भी इसको लेके इस बीच में से निकाल देगी, क्योंकि ये तो पारदर्शी है ना, तो प्रकाश वापस लौट के तो जाएगी नहीं, प्रकाश तो उस पर जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये क्या किया, इसको एक जगह जमा कर दिया, इसी बिंदु को कहते हैं फोकस, ठीक है ना। अब कहिएगा प्रकाश उधर से भी तो आ सकता है, तो देखिए आ सकता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ये हमने आपको पहले वाले भागों में समझाया है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम में कि प्रकाश की किरणें जो हमेशा बाएं से दाएं जाती हैं, तो इसका मुख्य फोकस ये हो जाएगा और इसके C1 और O के बीच में जो हो जाएगा ये सेकेंडरी फोकस हो जाएगा, ये प्राथमिक फोकस और ये हो जाएगा द्वितीयक फोकस, ठीक है ना। ये हो गया द्वितीयक फोकस, बाएं में द्वितीयक हो गया इसका और दाएं में प्राथमिक हो गया मेन फोकस, ठीक है ना। अब यहां देखिए उसी चीज को, अभी तो मुख्य फोकस की परिभाषा जैसा हमने उसमें पढ़ रखा उसी तरह यहां बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर की सभी प्रकाश किरणें, अब वहां बोलते थे दर्पण से, यहां बोलेंगे लेंस से, वहां बोलते थे परावर्तन के बाद, यहां बोलेंगे अपवर्तन के बाद। सिंपल है ना भाई, है ना। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल, कहाँ दिक्कत है भाई, है ना, समझने की चीज है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है ये सब। हाँ, लेकिन यही समझना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना, पूरे वीडियो को पूरे शुरू से देखना पड़ेगा, जादू मंत्र नहीं होता इसमें, मेहनत करना होता है। देखिए तो हाँ सुनिए, कम से कम जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कमेंट में लिखिए, है ना। अभी न्यूमेरिकल बनाने के लिए दो तो आप लोग बना के बताते नहीं, 2-4 बच्चे बताते हैं बस, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं। तो अभी इस तरह से समानांतर प्रकाश किरणें आई तो इसका नाम है अपसारी लेंस। ये प्रकाश किरण को क्या करेगा, फैला देगा इस तरह से, तो ऐसा लगेगा कि इस दोनों के बीच में C और O के बीच में ये जा रहा है, ये इस तरह से फैला देगा और ऐसा लगेगा कि इस दोनों के बीच में जा रहा है। तो इसका ये हो गया काल्पनिक फोकस। तो इसका फोकस किधर चला गया, अवतल लेंस का मुख्य फोकस किधर आ गया, बाएं में, काल्पनिक हो गया, और उत्तल का मुख्य फोकस कहाँ चला गया, दाएं में, वास्तविक फोकस सचमुच में मिल रहा है ना। और यहाँ इस दोनों के बीच में भी F2 हो सकता है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का मेन फोकस आ गया दाएं में और अवतल लेंस का मेन फोकस बाएं में, याद रहेगा। और आपको पता है कि परावर्तन आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि दायां बायां से कितना बड़ा फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरह से लेंस से संबंधित परिभाषाएं हो गई। अगले वीडियो में, चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो अगले वीडियो में हम लोग इस अपवर्तन टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करेंगे, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन पहले ही खत्म हो चुका है, अपवर्तन अगले वीडियो में हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।